मेरी पहली नौकरी में मेरी एक सहकर्मी थी जिसका नाम था मौली। वो बहुत ही प्यारी और नेक थी। चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना, वो हमेशा लोगों को हंसाने में कामयाब हो जाती। उस समय मैं रहने के लिए कोई घर ढूंढ रही थी जब मैंने मौली से पूछा। उसने कहा कि उसने अपने घर का एक कमरा किसी लड़की को दिया है और दूसरे में खुद रहती है। लेकिन फिर उसने मुझे एक सलाह दी। पता है क्या, जब तक तुम्हें कोई नया घर नहीं मिल जाता तब तक के लिए तुम मेरे घर चलो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। सच कहूं तो छोटे शहर से आई हुई लड़की होने की वजह से मुझे एक बड़े शहर में सुरक्षा का डर तो था। इसलिए मैंने मौली के घर कुछ दिन के लिए रहने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहानी यहीं से शुरू हुई। मौली का घर 2 मंजिला था, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता। नीचे 2 कमरे थे। बड़ा वाला मौली का था और दूसरा जेपी नाम के आदमी का। मैंने पहली बार जेपी को उस दिन देखा जब मैं वहां शिफ्ट हुई। मौली और मैं मिलकर लिविंग रूम में मेरा बिस्तर लगा रहे थे जब जेपी घर के अंदर आया। वो देखने में थोड़ा अजीब सा था। उसके बाल जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए थे। इतनी गर्मी में उसने भूरे रंग का स्वेटर और जीन्स पहनी हुई थी। पहले तो उसने हमें नहीं देखा, लेकिन जब उसे लिविंग रूम से कुछ आवाजें आई तो उसने अपना सर घुमाया और तब जाकर मैंने उसका चेहरा देखा। उसकी बाएं आंख पर एक निशान था जो माथे से लेकर गाल तक था। उसकी बेजान हरी आंखें देखकर मैं डर गई। हेलो मौली, क्या सब ठीक है? ओह हाँ जेबी, ये मेरी दोस्त है अमारा। ये कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। जेबी ने भावहीन चेहरे से मुझे देखा। हमारे बीच इस अजीब शांति को दूर करते हुए मैंने कहा, उम्मीद करती हूँ कि इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। मैं दरअसल एक जगह। वो बिना मेरी बात सुने अपने कमरे में चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। क्या बकवास! बहुत अजीब है। मेरे साथ तो काफी अच्छे से बात करता है। सच में मौली, तुम ऐसे इंसान पर भरोसा कैसे कर सकती हो और उसे अपना रूममेट कैसे रख सकती हो? अब बस भी करो, मुझे कराटे आते हैं। मैं तुमसे बेटर अपना ख्याल रख सकती हूँ। मौली ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए मजाक करना शुरू कर दिया और मैंने भी तनाव को भुला दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए जेपी के लिए मेरा शक बढ़ता गया। क्योंकि मैं लिविंग रूम में सोती थी इसलिए मुझे रात को पूरा घर दिखाई देता। मौली की नींद बहुत ही गहरी थी इसलिए वो मुश्किल से ही कमरे से बाहर निकलती थी, लेकिन जेपी, मैं नहीं जानती कि उसकी परेशानी आखिर थी क्या। अक्सर रात में मैं रसोई में पैरों की आहट सुनकर जाग जाती और नींद से भरी मेरी आंखें जेपी को हमेशा रसोई के सिंक के पास कुछ धोते हुए देखती। मैं जागे रहने की कोशिश करती ताकि ये देख सकूं कि आखिर वो क्या कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ कुछ साफ ही कर रहा होता। फिर उसे प्लास्टिक बैग में डाल देता और वापस अपने कमरे में जाता। मैंने इस बारे में मौलिक को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं पूरा सच जानना चाहती थी। एक रात मैं जागती रही और जीपी का अपने कमरे से बाहर आने का इंतजार किया। कई घंटों के इंतजार के बाद मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। घबराहट से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आ रहा है, वो अब आ रहा है। पैरों की धीमी धीमी आवाज रसोई में आकर रुक गई। पानी का नल का चला और मुझे ब्लीच की बदबू आने लगी। मैंने धीरे से अपना सर घुमाकर किचन की तरफ देखा। तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम 11 बजे सो जाती हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो रही है? उसकी चौड़ी बांस जैसी आंखें मुझे देख रही थी जिस वजह से मैं बहुत डर गई। मेरे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकली, जैसे मेरी आवाज मेरे गले में ही दफन हो गई हो। फिर जेबी जमीन की तरफ झुका और अपना चेहरा मेरे करीब ले आया। उसके मुंह की गंदी बदबू मेरे चेहरे पर पड़ी, लेकिन धुन के मारे मैं हिल नहीं पाई। मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरा शरीर चम सा गया था। तुम्हें अब थोड़ा सो जाना चाहिए, ठीक है? फिर वो मेरी तरफ झुका और उसने मेरे माथे पर चूमा। मेरे दिल की धड़कनें जैसे बंद हो गई हूं और फिर वो वापस किचन में चला गया। लेकिन ये सब तुम्हारा वहम है हमारा। तुम गलत भी हो सकती हो, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि जेपी पागल है। ये आदमी ये कातिल भी हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें कह रही हूं कि ये। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? जैसे मैंने जेपी को देखा मैं चुप हो गई। मौली ने मेरी तरफ देखा और जेपी से पूछा, क्या तुम रात के वक्त रसोई का इस्तेमाल करते हो? जेपी की खौफनाक मुस्कान और डरावनी हो गई। क्यों, क्या तुम्हारे दोस्त को कोई परेशानी है? नहीं जेपी, मेरा ये मतलब नहीं था। खैर, तुम देर रात को किचन में करते क्या हो? कुछ भी नहीं, बस अपने कपड़े धोता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास बाथरूम है। रसोई में हम खाना बनाते हैं। जेपी ने फिर से एक डरावनी मुस्कान के साथ हमें देखा और कहा, ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। उसने टेबल से चाबी उठाई और बिना ज्यादा कहे घर से निकल गया। जैसे ही वो गया मैं मौली के कमरे में गई। अमारा, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने मौली के कमरे से एक बॉबी पेन उठाई और सीधा जेपी के कमरे की तरफ चली गई। मौली भागती हुई आई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमारा, वो मेरा रूममेट है और मकान की मालकिन होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। मैं तुम्हें बता रही हूं कि वो कुछ छुपा रहा है मौली। वो वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। लेकिन मौली ने मेरी बात नहीं मानी।
उसे जेपी पर अंधा विश्वास था और उसने मेरी बात की कोई अहमियत नहीं समझी। आखिर में हमारी लड़ाई हो गई और मैं वो घर छोड़कर चली गई। मैंने अपने परिवार के करीब रहने के लिए नौकरी भी बदल ली और 6 महीने बीत गए। एक दिन 2 पुलिस वाले मुझसे मिलने मेरे घर आए। वो मौली के बारे में सवाल कर रहे थे। उसके परिवार ने 3 महीने पहले उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और 2 दिन पहले वो उन्हें मिली। वो एक पुल के नीचे मरी हुई मिली। उसके शरीर इतना खराब, सड़ी गली हुई हालत में मिला कि उसकी मौत का कारण पता लगाना बहुत मुश्किल था। ये खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और फौरन जेपी का खौफनाक चेहरा मेरे सामने आ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं पुलिस से कुछ कह पाती, उन्होंने बताया कि उन्हें मौली के रूममेट पर शक है। आखिरकार जेपी को 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज में जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा डरा देने वाली थी वो ये थी कि मौली की मौत के बाद जेपी ने उसके परिवार वालों को पुलिस में गुमशुदा की शिकायत दर्ज करने का सुझाव दिया था। मैं बूढ़े और अपाहिज लोगों के लिए बने हुए एक बोर्डिंग घर में काम करती थी। उस जगह की मालकिन 2 बूढ़ी औरतें थीं। एक का नाम रुथ और दूसरी का नाम डरोथिया था। वो दोनों दोस्त थे और एक साथ उस जगह को चलाते थे। रुथ एक बहुत ही दयालु औरत थी जो वास्तव में उस घर की मालकिन थी। डरोथिया उसकी बिजनेस पार्टनर थी और उनकी रूममेट भी। घर की ग्राउंड फ्लोर पर 5 कमरे थे और हर कमरे में 2 लोग रहते थे। डरोथिया और रुथ सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि जब उस मंजिल के सभी कमरे खाली थे तो वो दोनों एक ही छोटे कमरे में क्यों रहती थी। और रुथ अक्सर बीमार रहा करती थी। लंच के बाद उन्हें तेज बुखार आ जाता और फिर उल्टियां होने लगती। मेरा काम घर की सफाई करना था। एक दिन जब मैं सफाई कर रही थी तो मैंने रुथ को सीढ़ियों में बैठकर खांसते हुए सुना। मैं उनकी तरफ भागी। "अ, मैम, क्या आप ठीक हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं?" "अ, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ। तुम मुझे इंजेक्शन देना। डरोथिया बाजार गई है और ठीक है, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि क्या करना है। मैं कोई प्रशिक्षित नर्स नहीं थी, लेकिन मेरा बचपन हॉस्पिटल में बीता था। मेरे डैड हॉस्पिटल में काम करते थे। तो मैं रुथ को उनके कमरे में ले गई और उन्हें इंजेक्शन दे दिया। मुझे लगा कि शायद उन्हें किसी चीज से एलर्जी हो गई थी। कमरा काफी आम था। रुथ का बिस्तर एक बंद खिड़की की तरफ था और डरोथिया उनके साथ वाले बिस्तर पर सोती थी जो दरवाजे की तरफ था। धीरे धीरे रुथ को बेहतर महसूस होने लगा। उन्होंने पानी पिया और मुझे मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने उनसे पूछा, आप दोनों इसी कमरे में क्यों रहती हैं जबकि इस मंजिल पर तो 3 और कमरे खाली पड़े हैं? मैंने ही डरोथिया से मेरे साथ रहने की जिद की थी। दरअसल अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मुझे वक्त दर वक्त एलर्जी हो जाती है। डरोथिया ही मुझे सभी दवाइयां देती है और मेरा ध्यान रखती है। मुझे शक हुआ और मैंने बिस्तर के साइड पर रखे टेबल की तरफ देखा। वहां बहुत सारी दवाइयां और इंजेक्शन रखे हुए थे। मैं उन दवाइयों का नाम याद कर रही थी कि ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो किसके लिए थी। तभी डरोथिया कमरे में आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऊपर वाली मंजिल पर किसी का भी आना मना है? मुझे माफ करना डरोथिया, लेकिन रुथ ने मुझे चुप करवा दिया और खुद सबको समझाया। डरोथिया ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि उसे कमरे में किसी तीसरे का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ गया जब मैंने डरोथी को रसोई के सिंक के नीचे एक काला बैग छुपाते हुए देखा। वो आधी रात को दबे पांव आई थी। उसकी आंखें और कान चौकन्ने थे। उसने बैग छुपाया और फौरन ऊपर भाग गई। मैं पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन मैं अंधेरे में ही खड़ी रही और उस पर नजर रखती रही। कुछ मिनट बाद मैं किचन में गई और मैंने बैग चेक किया। मैंने अखबार के अंदर नोटों की गड्डियां देखी। बहुत सारे नोट। नो, इसे इतने सारे पैसे कहां से मिले? क्या वो रुथ के पैसे चुरा रही है? मुझे यकीन था कि डरोथी एक अच्छी औरत नहीं है। उसके इरादे बहुत ही गलत हैं। मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि वो रुथ को बहुत ज्यादा इंजेक्शंस लगाती थी। जब भी उससे पूछा जाता तो वो कहती कि ये दर्द कम करने के लिए है। बेचारी रुथ को लगने लगा कि उम्र बढ़ने के कारण वो बीमार पड़ रही है। और फिर एक दिन रुथ बहुत बीमार हो गई। डोरोथी ने सबसे ये कहा कि बढ़ती उम्र की वजह से रुथ की मौत हो गई। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और डोरोथी उस जगह की नई मालकिन बन गई। रुथ की मौत के तुरंत बाद डोरोथी ने दूसरी मंजिल के कमरे भी नए लोगों को देने शुरू कर दिए। मैं नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे इन बेचारे लोगों को उसके साथ सौंपने से डर लगता था। मुझे यकीन था
कि डॉरेथी ने ही रुथ की जान ली थी, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो बच निकली। कुछ ही हफ्तों के बाद हमारे पास ठहरे हुए लोग गायब होने लग गए। चार्ली नाम का एक लड़का था, उसे ऑटिज्म था और वो हमारे साथ रहता था। वो एक शर्मीला लेकिन सभ्य लड़का था। वो कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करता था। एक दिन मैंने उसे डॉरेथी से उसके परिवार की तरफ से आए हुए पैसों के बारे में सवाल करते हुए सुना। डॉरेथी ने उससे कहा कि तुम्हारे परिवार ने इस महीने तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं भेजे। लेकिन मैंने खुद डॉरेथी को चार्ली के चेक्स बैंक में ले जाते हुए देखा था। ओह माय गॉड, वो लोगों के घर से आए हुए पैसे उन्हें देने की बजाय खुद रख रही है। उस रात घर के पीछे से कूदने की आवाज आते हुए सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे डॉरेथी नजर आई। इस बार वो घर के पीछे कुछ दफन कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं देख पाती कि वो क्या था, डॉरेथी रुकी और उसने मुड़कर मुझे देखा। मैं कभी उसकी आंखें नहीं भूल सकती। वो एक विषिपत मनोरोगी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। मैं अपनी टांगें कांपते हुए महसूस कर सकती थी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को ताला लगाया और अपने बिस्तर पर वापस आ गई। मुझे डर था कि जब मैं सो रही होंगी तो डॉरेथी मेरे कमरे में आ जाएगी। अगली सुबह मैं चार्ली को नाश्ते के लिए बुलाने गई, लेकिन वो जा चुका था। उसका बैग, उसके कपड़े, उसकी किताबें सब जा चुकी थी। क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? चार्ली कहाँ है? वो अपने परिवार से मिलने चला गया। और तुमने उसे अकेले जाने दिया? वो एक समझदार आदमी है। ऊपर से मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मुझे यकीन है कि जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो तुम मेरे कमरे से चोरी करती हो। चुड़ैल कहीं की। वो अचानक मेरे ऊपर कूद गई और उसने मेरे गाल पर जोर से काटा। उसके पीले गंदे दांतों के जोर से मेरी त्वचा का कुछ हिस्सा बाहर आ गया। मैं दर्द से कर्राने लगी और चिल्लाने लगी। मेरी चीख सुनकर पूरा घर डर गया। इतना शोर सुनकर पड़ोस के घर से किसी ने 911 पर फोन कर दिया और वहां से एक काला गहरा सच सामने आया। डॉरेथी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसे इस तरह का बर्ताव करने के लिए पूछताछ की गई। मैंने पुलिस को वो सब बताया जो मैंने देखा और उन्होंने घर की तलाशी लेने का फैसला किया। जब उन्हें घर के अंदर कुछ नहीं मिला तो उन्होंने घर के पीछे का हिस्सा खोदना शुरू किया। 5 मिनट के अंदर हमारा बोर्डिंग घर न्यूज चैनल पर था। घर के पीछे से 7 लाशें बरामद हुई। सभी को कत्ल किया गया था और उन्हें उनके सामान के साथ दफना दिया गया था। डॉरेथी की कार्रवाई से पहले मैं उससे मिलने गई। वो अपना चेहरा छुपाकर जेल की सलाखों के पीछे बैठी हुई थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद उससे अपनी गलती का एहसास है और पश्चाताप भी है, लेकिन जब उसने मेरे पैरों की आवाज सुनकर अपना सर उठाया तो मेरा खून जैसे जम गया हो। उसकी आंखों से नफरत झलक रही थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन फिर वो अचानक मुस्कुराई और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे आज भी बुरे सपने आते हैं। मुझे उस दिन रुथ के साथ साथ तुम्हें भी जहर दे देना चाहिए था। जब मैं 22 साल का था तो मैं कॉलेज पढ़ने के लिए मिशिगन आ गया। मैंने क्रेगलिस्ट पर कमरे किराए पर देखा। वो एक काफी अच्छे 2 बेडरूम वाला घर था। इसका किराया काफी कम था और ये कॉलेज से काफी पास भी था, इसलिए ये जगह मेरे लिए काफी अच्छी थी। जो लड़की वहां रहती थी उसका नाम ईवा था और वो 29 साल की थी। वो काफी लंबी चौड़ी, काले बालों और मेकअप लगाने वाली लड़की थी। वो काफी अच्छी थी, बस थोड़ी शर्मीली, लेकिन उसे मैं अच्छा लगता था और वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी। पहली रात हम पिज़्ज़ा खाने बाहर गए और तब मुझे एहसास हुआ वो थोड़ी अजीब किस्म की थी। सारा टाइम वो मुझे बस यही कहती रही कि मेरी शक्ल टॉम क्रूज से कितनी मिलती जुलती है। जाहिर है कि मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मुझे काफी अजीब लगने लगा। मेरा मतलब है कि मैं टॉम क्रूज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, इसलिए मुझे उसकी बातों का कोई मतलब समझ नहीं आया। जब हम घर वापस आए तो उसने मुझसे पूछा कि क्या अब तक मैंने उसका कमरा देखा है। मैंने कहा नहीं, इसलिए वो मुझे अपना कमरा दिखाने ले गई। उसके कमरे में से आदमियों की परफ्यूम की बहुत तेज खुशबू आई, जो कि एक लड़की के कमरे से आना अजीब था। उसके कमरे की दीवारें टॉम क्रूज के पोस्टर से भरी थी, यहाँ तक कि उसके शीशे पर भी टॉम क्रूज की तस्वीरें थी। उसके पास उनकी सभी फिल्में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या समझूं। ये सब बहुत डरावना था। पूरी रात वो ये कहती रही कि मैं टॉम क्रूज जैसा दिखता हूँ और ये सब देखकर जाहिर हो गया कि ये बहुत ही अजीब है। कुछ हफ्ते बीत गए और मैंने उसे ज्यादा देखा नहीं। हम एक साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताते। वो अपने काम से घर लौटती और जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती। वो सारी रात वहीं बिताया करती। उसकी खौफनाक ऊंची आवाज वाली हंसी और मुझे उसकी हंसी की आवाज रात को डरावनी सुनाई दी। मैं ये तक सोचता रहा कि आखिर क्या कर रही है। कभी कभी वो कुछ कहती भी नहीं और बस एक जगह खड़े होकर लिविंग रूम में बैठे हुए देखती रहती। जब मैं मुड़ता तो उसे देखकर हैरान हो जाता। हे एवा,
और फिर इसके बाद काफी देर हम दोनों के बीच खामोशी रहती और वो अपनी डरावनी ऊंची आवाज में जोर जोर से हंसती। उसके आसपास रहने में अजीब महसूस होने लगा। मुझे उसे डर लगने लगा। एक रात में 2 बजे के करीब उठा क्योंकि मुझे घर के मुख्य द्वार के खुलने की आवाज आई। मैं अपने कमरे से बाहर आया और सभी लाइट्स बंद थी। एवा दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था और वो बार बार दरवाजे का ताला बंद करती और खोलती। हर बार जब वो दरवाजा बंद करती या खोलती, वो मेरा नाम लेती। थॉमस मिल्स, 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 थॉमस मिल्स। उसे इस तरह अंधेरे में खड़ा देख मेरा नाम लेते हुए मैं बहुत ज्यादा डर गया। एवा, क्या तुम ठीक हो? उसने बहुत ही धीरे से बिना अपना शरीर एक भी इंच हिलाए अपना सर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें स्थिर थी। और फिर वो अपने कमरे में वापस चली गई। अब मैं बहुत घबरा गया था। मैंने अपने लिए नई जगह देखने का फैसला किया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो दरवाजे की घंटी बजी। एवा शायद अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। 2 पुलिस वाले गुस्से वाली शक्ल बनाकर बाहर खड़े थे। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, क्या एवा विंकर यहाँ रहती है? हाँ, मैं उसका रूममेट हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या काम है? हम उसे पॉल स्मिथ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए, उसका पुराना रूममेट। क्या? उसी वक्त एवा के कमरे से कांच टूटने की बहुत तेज आवाज आई। पुलिस वालों ने मुझे साइड पर धक्का दिया और उसके कमरे की तरफ भागे। मैं भी उनके पीछे पीछे गया। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। ऑफिसर उसका नाम पुकारते हुए दरवाजा खटखटाने लगे। एवा, तुम्हें दरवाजा खोलना होगा। हम जानते हैं कि तुमने क्या किया है। दरवाजा खोलो अभी के अभी। लेकिन दरवाजे की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा था। पुलिस वालों ने दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार दरवाजे का ताला टूट गया और वो लोग अंदर घुसने में कामयाब हुए। जब मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो सामने का नजारा देखकर मेरा मन उल्टी करने जैसा हो गया। एवा अपने कमरे की खिड़की से कूदकर भाग गई थी। अलमारी आधी खुली हुई थी और उस गैप में से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर दिखाई दे रहा था। हाँ, एक पतला कीड़ों से भरा हुआ हाथ। ऑफिसर, ऑफिसर, वो यहाँ है, हमें लाश मिल गई। एक पुलिस वाले ने अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर एक आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर बड़ा सा कागज का मास्क लगा था और उस पर टॉम क्रूज बना था। पुलिस वाले ने उसके चेहरे से मास्क हटाया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके चेहरे पर 2 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से उन पर चाकू चलाया हो। उसकी आंखें दर्द के मारे खुली हुई थी, जो उसने मरने से पहले महसूस किया होगा। एम्बुलेंस आई और वो उस लड़के की लाश को ले गई। वो पॉल स्मिथ की ही लाश थी। 20 साल के उस लड़के ने एवा के घर का कमरा 1 साल पहले किराए पर लिया था। कार्रवाई शुरू हुई। पूरे शहर में पुलिस की गाड़ियां इस खौफनाक कातिल को ढूंढने में लग गई जिसने अपने ही रूममेट का कत्ल किया था। पुलिस वालों ने वो घर सील कर दिया, जिस वजह से मुझे वहां से निकलकर किसी मोटेल में रुकना पड़ा। मैंने अपने पेरेंट्स को फोन किया और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी मॉम खुश थी कि मैं सही सलामत था। 3 दिन बीत गए और मैं तब तक घर की तलाश कर रहा। मैं एक लोकल बस स्टैंड पर खड़े होकर पैम्फलेट पढ़ रहा था जब मैंने एक औरत को सड़क के दूसरी तरफ खड़े हुए देखा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने टॉम क्रूज का मास्क पहना हुआ था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि वो एवा है। मैंने फौरन पुलिस को फोन किया, लेकिन इससे पहले कि वो पहुंच पाते वो औरत जा चुकी थी। मैंने अपना पड़ोस बदल लिया क्योंकि मैं इस पागल औरत के आसपास भी नहीं रहना चाहता। जब मैंने उसे दूसरी बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे किसी तरह की चेतावनी दे रही हो। उसका अचानक दिखना जिंदगी पर खतरा मंडराने से कम नहीं था। कुछ दिन और बीत गए और मिशन इम्पॉसिबल 3 रिलीज हो गई। सड़क के किनारे पर टॉम क्रूज की इस फिल्म के बहुत बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे। जब भी अपने घर से काम पर जाने के लिए निकलता तो ये बोर्ड मुझे जरूर दिखाई देते। एक दिन मैंने इस बोर्ड के आसपास पुलिस की गाड़ियां और काफी सारे लोगों को खड़े हुए देखा। सभी लोग डरे हुए थे और बार बार बोर्ड की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी आंखें उठाकर देखा तो वो एवा थी। वो बिलबोर्ड से जुड़ी हुई एक बिजली की तार से लटकी हुई। उसके कपड़े फटे हुए थे और मिट्टी से भरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इतने वक्त से जंगलों में रह रही थी, लेकिन इस बार वो हंसी नहीं, वो बस वहां बेजान लटकी रही। उसका झूलता हुआ शरीर हवा के बहाव के साथ धीरे धीरे हिलने लगा। टॉम क्रूज के लिए उसका अंधा प्यार इतना बढ़ गया था कि वो बिलबोर्ड पर चढ़ गई और गलत तार चुनने के कारण उसे करंट लग गया। हालांकि वो मर चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें आसमान की तरफ देख रही थी।